नमस्कार। एक्स्ट्रा तैयारी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ये वीडियो लेखपाल की परीक्षा को ध्यान में रख करके बनाया गया है, लेकिन इसमें इतनी सामग्री है कि आप आसानी से एसएससी या लोअर पीसीएस तक की परीक्षा को क्रैक कर सकते हो। हमने पीछे, आपको ध्यान होगा कि पीछे हमने आपको अलाउद्दीन खिलजी के रणनीतिक अभियानों या राजनीतिक अभियानों के बारे में बताया था। अब क्या है कि राजनीतिक अभियान पूरे हो चुके हैं, उसके हमने 2 पार्ट किए थे। आप पिछले लेक्चर में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। पहला जो पार्ट था वो था उत्तर भारत का अभियान, और जो दूसरा पार्ट है वो है दक्षिण भारत का अभियान। इन दोनों अभियानों को पूरा करने के बाद हम कहाँ पर आ रहे हैं? अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों के बारे में जानने के लिए आ रहे हैं। तो मित्रों, आइए हम बात करते हैं कि उसने क्या क्या सुधार किए। अपने सुधारों के चलते ही अलाउद्दीन खिलजी मध्यकालीन इतिहास में सबसे मजबूत अथवा प्रसिद्ध राजाओं में गिना जाता है। आइए देखते हैं क्या क्या उसने सुधार किए। सबसे पहले जैसे ही ये शासन में आता है तो इसने शासन का केंद्रीकरण करना शुरू किया, अर्थात सारी सत्ता वो अपने हाथ में लेना शुरू करता है। तो यहाँ आप देखिए शासन का केंद्रीकरण। अभी मैं केंद्रीकरण को और बेहतर तरीके से आपको समझाता हूँ। केंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है कि सारी की सारी पावर जो है, सारी की सारी जो शक्ति है वो किसके पास है? इस अलाउद्दीन खिलजी के पास है। यानी राजा के पास ये जैसे किंग हो गया, ये किंग हो गया, इसके पास ही सारी पावर केंद्रित हो जाए, इसी को केंद्रीकरण कहते हैं। पूरी सत्ता का ध्रुव राजा है। राजा जो चाहे वही नियम लागू हो, राजा जैसी व्यवस्था चाहे वैसी व्यवस्था लागू हो, इसी को क्या कहते हैं? केंद्रीकरण की व्यवस्था करते हैं। अब कौन राजा केंद्रीकरण को ठीक तरीके से लागू कर सकता है? भाई, केंद्रीकरण के तत्व तभी ठीक तरीके से लागू हो सकते हैं जब केंद्र मजबूत हो। तो इसमें इसने लिखा है कि ये जो अलाउद्दीन है ये क्या करता है? निरंकुशता में विश्वास करता है, अर्थात ऐसा राजा जो निरंकुश हो, ऐसा राजा जो निरंकुश हो, जिस पर किसी का अंकुश ही न चले, वही राजा क्या कर सकता है? केंद्रीकरण की व्यवस्था को लागू कर सकता है। मैं फिर से कहानी बताता हूँ। देखो, मेरे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। आप तमाम वीडियोस देखोगे तो उसमें लगातार वो फैक्ट बताते चले जाते हैं, और मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपको सिद्धांत समझ में आ जाए। मेरे कई परिचय के व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि क्या सिद्धांतों की इतनी आवश्यकता है लेखपाल की परीक्षा में? हर व्यक्ति के अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन मेरा अपना दृष्टिकोण है कि सिद्धांतों की आवश्यकता है। जैसे आपने किसी फिल्म को देख लिया और वो फिल्म की कहानी आपके मन में स्थापित हो गई, तो कोई भी व्यक्ति अगर उस फिल्म के बारे में कभी भी आपसे पूछे तो आप आसानी से बता दोगे कि हाँ, अमुक फिल्म का ये चरित्र इस तरीके से था, अथवा अमुक फिल्म में ये घटना जो है इस तरीके से घटी थी। यही कारण है कि मैं इस विधि से आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूं कि पूरी की पूरी फिल्म आपके मन में आ जाए। अलाउद्दीन खिलजी केंद्रीकरण चाहता है। क्या चाहता है मित्रों?
केंद्रीकरण, ये केंद्रीकरण है। तो केंद्रीकरण वो कब चाहेगा? जब वो मजबूत होगा। मजबूत होने का अर्थ है कि वो निरंकुश हो, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का अंकुश न हो, यही निरंकुश का अर्थ है। तो निरंकुश होने के लिए राजा को किसी की परवाह नहीं करनी पड़ती। जब अलाउद्दीन खिलजी राज्य को संभालता है, उसी समय ये जो उलेमा वर्ग है, ये अलाउद्दीन खिलजी के पास आता है और कहता है कि सुल्तान, हमें भरोसा है कि आप इस्लाम के अनुसार शासन करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी कहता है, आपका स्वागत है, लेकिन मैं ये जो राज्य पाया हूँ उलेमा जी, मैंने आपके कुरान के आधार पर नहीं पाया है, मैंने आपकी शरीयत के आधार पर इसको नहीं प्राप्त किया है, मैंने तलवार के बल पर इस राज्य को प्राप्त किया है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप अपना काम करें और मुझे अपना काम करने दें। तो इस तरीके से वे उलेमा वर्ग की उपेक्षा कर देता है और धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करता है। ये बात आपको समझ में आई? आइए अगले स्लाइड को हम समझाते हैं। लाइव न आने और रिकॉर्डिंग भेजने में ये अंतर है कि रिकॉर्डिंग में हम समय सीमा में अपनी बात कह लेते हैं और विषय से भटकते नहीं हैं। तो इसीलिए हमने अब रिकॉर्डिंग भेजने का एक निर्णय किया है। आइए दूसरी उसकी व्यवस्था देखते हैं, न्याय व्यवस्था, कि अलाउद्दीन की न्याय व्यवस्था कैसी थी। अब बताओ भैया, जब राजा निरंकुश है तो उसकी न्याय व्यवस्था कैसी होगी? उसकी इच्छा पर होगी, और इच्छा पर अगर न्याय चलने लगा, बिना विधान के अगर न्याय चलने लगा, तो न्याय क्या होगा? कठोर होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में कठोर न्याय व्यवस्था थी, यानी कठोर दंड की व्यवस्था थी। अगर किसी को शक भी हो जाए, शंका भी हो जाए, तो शंका के आधार पर उसका अंग भंग कराया जा सकता था या उसको मृत्यु दंड दिया जा सकता था। मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, अंग भंग, तो कई विद्यार्थी जो होंगे उनको ये समझ में नहीं आएगा। मैंने क्या प्रयोग किया? अंग भंग। अब समझ में आ जाएगा। अंग को भंग कर देना, किसी का हाथ तोड़वा देना, हाथ निकलवा लेना, आँख निकलवा लेना, और ये अलाउद्दीन खूब करता था। अभी मैं अलाउद्दीन की बाजार नीति के बारे में जब आपको बताऊंगा, तब आपको बड़ा आश्चर्य होगा। और वाकई में उसकी बाजार नीति ही आगे के शासकों का पथ प्रदर्शन करती है, और यही जो बाजार नीति है वही उसको कुशल प्रशासकों में शामिल करा देती है। अब कठोर दंड की व्यवस्था, इसको तो आप समझ ही गए होंगे। अब राज्य की सर्वोच्च न्यायिक शक्ति सुल्तान में निहित। इसका क्या अर्थ है? कि राजा ही कानून है, यानी राजा जो सोच ले, जिसको जो दंड देना चाहे, वो सुल्तान में निहित है। यही कारण है कि राजा ही सर्वोच्च न्यायिक शक्ति का प्रतीक है। तो सबसे टॉप पर इस व्यवस्था में कौन बैठा है? राजा बैठा है। और इसके बाद सुल्तान के बाद कौन है? सद्र ए जहां। कौन है? सद्र ए जहां, जिसको काजी उल कुजात भी कहा जाता है, और उसके नीचे होता है नायब काजी। देखो, अब आपको ये वाक्य, ये कॉन्सेप्ट समझना है, तो आप कैसे समझोगे? मैं समझाता हूं आपको। आप अभी भारत की तो शासन व्यवस्था को जानते ही होंगे। सबसे ऊपर कौन सा है? सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद क्या है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हो गया। और इसके बाद क्या है? इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। भारत में तो यही होता है ना, सबसे पहले आप जिला न्यायालय में जाइए, जिला न्यायालय के बाद आप अगर यहां से संतुष्ट नहीं है तो यहां जाइए, और यहां से संतुष्ट नहीं है तो आप यहां जाइए। अभी तक तो यही व्यवस्था होती है।
और अब क्या व्यवस्था है, इसके यहाँ क्या व्यवस्था है कि सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर सुल्तान है। ठीक है, सबसे ऊपर कौन हो गया, सुल्तान हो गया। और सुल्तान के नीचे कौन है, सद्र ए जहां, सद्र ए जहां ये सुल्तान के नीचे है, जिसको आप काजी उल कुजात भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काजी उल कुजात। और इसके नीचे होता है नायब काजी, इसके नीचे कौन होता है, नायब काजी। तो ये पहला क्रम है, ये दूसरा क्रम है, ये तीसरा है। इस व्यवस्था में ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। मुझे लगता है पीला रंग आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो मैं यही करता हूं। तो ये क्रम है, सबसे ऊपर सुल्तान, उसके बाद सद्रे जहां, उसके बाद नायब काजी। आइए अगला स्लाइड हम लोग देखते हैं, स्लाइड नंबर 4। ठीक है, चलिए अब इसके सैन्य सुधारों के बारे में हम पढ़ेंगे। सेना में ये कैसे सुधार करता है, इसको हम समझेंगे। ये अस्थाई सेना की व्यवस्था करता है। सबसे पहले अस्थाई सेना क्यों चाहिए था, देखिए ये मान लीजिए ये हो गया दिल्ली, और दिल्ली है, दिल्ली में कौन है, सुल्तान, और दिल्ली में कौन है, सेना, ये दोनों हैं। अभी तक क्या होता है, मान लो दिल्ली में है और यहाँ ये देवगिरी मान लो उसका है ना, देवगिरी, तो देवगिरी पर मान लो किसी ने विद्रोह कर दिया। देवगिरी ने कई बार किया भी, आपने पढ़ा कि रामचंद्र देव के बाद उसके लड़के ने भी विद्रोह किया। तो अब जब सुल्तान को चलना होता था तो सुल्तान अपनी सेना लेकर के क्या आता था, देवगिरी में आता था। तो यहाँ दिल्ली हो गई खाली, तो कोई बाहरी या विदेशी शक्ति के ऊपर ये पूरा मौका मिल जाता था कि वो इस पर आक्रमण करे और दिल्ली पर कब्जा कर ले। इस बात को अलाउद्दीन खिलजी देखता है और इसीलिए उसने यहाँ पर अस्थाई सेना की व्यवस्था की। ये जो सेना है ये दिल्ली में अस्थाई रूप से रहती है। यहाँ मैं लिख दूं, क्यों लगता है कि रंग ये ठीक है, कहाँ रहती है भैया, दिल्ली में। तो ये अस्थाई सेना का कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा, अब सेना इसको मजबूत भी करना है। भाई अस्थाई सेना है तो अच्छे व्यक्ति हों, तो इसके लिए इसने एक अलग से मंत्री ही बना दिया। उस मंत्री को कहा गया आरिज ए मुमालिक। क्या कहा गया, आरिज ए मुमालिक। तीसरा पॉइंट देखिए कि अब जो सैनिकों की भर्ती हो रही है ये अब योग्यता के आधार पर हो रही है। किसके आधार पर हो रही है, योग्यता के आधार पर। इसके पहले किस पर होती थी, कुल के आधार पर होता था, वंश के आधार पर होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने कुल और वंश को दरकिनार कर दिया और योग्यता के आधार पर सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी। अगला पॉइंट, सैनिकों का हुलिया दर्ज करने हेतु दीवान ए आरिज की नियुक्ति की। हुलिया समझ रहे हैं कि जैसे किसी का कान कटा है, किसी का नाक कटा है, किसी के मस्तक पर तिल है, किसी के पैर में कटा है। ये चिन्ह कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आप भी भरते होंगे। तो ये हुलिया सैनिकों का लिखा जाना सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ही शुरू करता है। तो अब ये कहेंगे कि भाई क्या आवश्यकता पड़ गई। ऐसा होता था कि जो सैनिक सेना में नियुक्त होते थे, जब युद्ध के अवसर की बात आती थी तो वो किसी और को भेज देते थे, और जब सामान, वेतन, जागीर या लूटे हुए धन की बात आती थी तो ये खुद पहुंच जाते थे। तो यही कारण है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि ऐसे तो मेरी सेना कमजोर हो जाएगी और ऐसी सेना रखने से मुझे क्या लाभ होगा। तो उसने कहा भैया कि सबसे पहले सैनिकों का हुलिया लिखो। तो सैनिकों का जब हुलिया लिखा जाने लगा तो उसकी सेना मजबूत हो गई।
एक उदाहरण मैं आपको देता हूं और आप लोग समझ जाओगे। आज कई अधिकारी जो भ्रष्ट टाइप के होते हैं, मान लो ये अधिकारी साहब हैं, ये ऑफिसर हैं, ऑफिसर लिखता हूं। अब इनको ऑफिस में बजट आया कि आप ऑफिस में नई एसी लगवा दीजिए। तो जो भ्रष्ट टाइप के ऑफिसर हैं तो ये नई एसी उनके घर में लग जाती है और इनके घर वाली जो एसी है वो यहाँ लग जाती है, और यही काम ये करते थे। तो इसने क्या किया, इसने बिल्कुल मना कर दिया और बोला कि मेरे यहाँ तो ये व्यवस्था नहीं चल पाएगी। तो इसलिए उसने हुलिया दर्ज करना शुरू किया, और उसके लिए जो ये अधिकारी रखता है उस अधिकारी को क्या कहा जाता है, दीवान ए आरिज। चलिए अगला पॉइंट देखिए, सैनिकों को नकद देने की व्यवस्था, महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके पहले सैनिकों को क्या दिया जाता है, सैनिकों को जागीर दिया जाता है। आप लोगों को याद भी होगा, ये तो पॉइंट ही चला गया। चलिए हम लाते हैं इसको। तो इसके पहले क्या दिया जाता था, जागीर। और आपको बलबन याद होगा, बलबन याद है ना। बलबन क्या करता है, कोई व्यक्ति बताओ। देखो मित्रों, मैंने बताया था कि पहले सैनिकों को दी जाती थी जागीर प्रारंभ में। तो ये जागीर जिस सैनिक को दिया जाता था, और मान लो उस सैनिक की मृत्यु हो गई, तो इस जागीर का उपभोग उसकी विधवा करती थी या उसके लड़के करते थे। ये इस तरीके से ये जागीर कैसी जागीर हो गई, वंशानुगत जागीर हो गई, ये मैंने बताया था। और जब बलबन आता है तो बलबन कहता है कि इस तरीके से काम नहीं चलेगा, जब तक ये सैनिक जीवित है, ये जब तक सैनिक जीवित है तो उसके जीवन काल तक ये क्या कर सकता है, इस जागीर का उपभोग कर सकता है। इसके बाद ये संपत्ति किसकी हो जाएगी, राज्य की हो जाएगी। अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि ये भी व्यवस्था महंगी है। अरे भाई, हम कब तक उनको जागीरें देते रहेंगे। आइए उनको नगद वेतन दिया जाए। तो नगद वेतन देने का शुरुआत कौन करता है, अलाउद्दीन खिलजी। अब एक शब्द है, मैंने यहां लिखा है, एक अश्पा और द्विअश्पा। ये परीक्षाओं में कई बार पूछ लेता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि एक अश्पा मतलब एक घोड़ा, द्विअश्पा मतलब दो घोड़े वाला सैनिक, बस और कुछ नहीं। अब देखिए अगला पॉइंट है कि सर्वप्रथम घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की। घोड़ों को दागने का मतलब घोड़ों में अपनी मुहर लगाना कि ये घोड़ा जो है ये राज्य का है। ऐसा क्यों होता था कि देखो भाई, आज भी भारत के जो टैंक इत्यादि हैं, सुरक्षा उपकरण हैं, वो विदेश से आते हैं। और उस समय के जो टैंक थे वो ये तो घोड़े ही थे ना, और ये घोड़े भारत में नहीं होते थे, ये घोड़े आते थे अरब से। अब अरबी घोड़ा कोई पा जाए सैनिक, तो सैनिक क्या करता था, ये घोड़ा अपने व्यक्तिगत, ये अरबी जो घोड़ा है इसका यूज करता था ये व्यक्तिगत, और जो अपना पुराना घोड़ा है, बिना काम का घोड़ा है, वो क्या भेज देता था, बेकार घोड़ा भेज देता था सेना में। इससे सेना कमजोर होती थी। तो इसने घोड़ों को दगवाना शुरू कर दिया। इससे ये जो सारी अव्यवस्था थी वो अव्यवस्था क्या हो गई, दूर हो गई। ठीक है, समझ में आ गई बातें ना। आइए अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं। यहां आर्थिक सुधार। अब ये कुछ आर्थिक सुधार करता है, इसके आर्थिक सुधारों के बारे में हम पढ़ेंगे। जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और बाकी हम पीडीएफ की व्यवस्था करेंगे। आप हमारे संस्थान के नंबर पर आप कॉल करके ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, ये आर्थिक सुधार, इसके आर्थिक सुधार क्या क्या हैं। देखो, अभी ये देखता है क्योंकि इसको सेना को मजबूत करना है। सेना को मजबूत कब करेगा, जैसे लंबी सेना अगर इसने रख दी तो भाई सेना के लिए क्या चाहिए, धन चाहिए ना।
तभी तो सैनिकों को धन मिलेगा। अब राज्य को धन कैसे मिलता है? एक ही विधि है, राजस्व। जितना आप रेवेन्यू इकट्ठा करोगे, आपका राज्य उतना मजबूत होगा। तो ये देखता है कि सुल्तानों ने बहुत ढेर सारे लोगों को क्या दे दी है? पुरस्कार दे दिया है, जिसको आप मिल्क कहते हैं। ये व्यक्तिगत संपत्ति का मतलब एक समझो कि एक होता है मिल्क। मिल्क का मतलब किसी को अगर पेंशन दे दिया गया हो, किसी को पुरस्कार दे दिया गया हो, नहीं होता कि आपको 500 बीघे, आपको 1000 बीघे। तो इसने जो मिल्क की संपत्ति थी और दूसरी संपत्ति थी वक्फ। ये वक्फ क्या होता है? आज भी वक्फ बोर्ड है। तो ये जो जैसे हमारे मठों को जमीन दान की जाती है, वैसे ही मुसलमानों को जो दान किए जाते थे, धर्मार्थ दान, ये धर्मार्थ दान जो होता था ये वक्फ के अंतर्गत आता था। तो इनको काफ़ी ज़मीनें दान कर दी गई थी। तो इसने क्या किया कि ये दोनों ही ज़मीन इसने छीन ली और छीन करके उसको खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। तो आप पूछोगे कि सर खालसा भूमि क्या है? खालसा भूमि ये है कि ऐसी भूमि जो कृषि योग्य हो। कैसी हो? कृषि योग्य हो और सुल्तान के नियंत्रण में हो। तो आप लिख सकते हो कि कृषि योग्य भूमि जो सुल्तान के नियंत्रण में हो। समझ में आया? तो भाई अब सारी जमीनें ये छीन के जब उसको कृषि योग्य बना देगा, तो यहां से राजस्व बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? निश्चित रूप से बढ़ेगा। आइए, दूसरा है कर वृद्धि में वसूली, कर वृद्धि व वसूली में कठोरता। कर में इसने काफी वृद्धि कर दी। और कर वृद्धि के बारे में मैं बताऊं कि ये 2 प्रकार से कर लेता था। यहां पर ये भेद किया है इसने, करों को लेकर के इसने कुछ भेद किया है कि ये हिंदुओं से कर कैसे लेता था। आप देखो, ये जैसे कर है ना, कर, तो कर में ये हिंदुओं से, जैसे ये हिंदू से लेता था 50% और मुस्लिम से लेता था 25%। तो इस तरीके से इसके कर काफ़ी हाई हैं, काफ़ी ऊंचा है। और ये वसूली बिल्कुल छोड़ता नहीं था, बड़ी कड़ाई से, बड़ी कठोरता से ये क्या करता था? इसको वसूल करता था। गैर मुसलमानों से, ये जो गैर मुसलमानों से 4 प्रकार के कर ये लेता था। ये गैर मुसलमानों पर कर है, गैर मुसलमानों पर। अब आप पूछोगे कि ये गैर मुसलमानों पर कौन कौन? एक तो जजिया कर है। इसकी ज़्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। ये गैर मुस्लिमों से लिया जाता था कि अगर इस्लामिक शासक है और आप गैर मुस्लिम प्रजा हैं, तो अपनी सुरक्षा के लिए आप जजिया कर दीजिए। दूसरा है खराज। तो खराज का मतलब क्या होता है? खराज का मतलब होता है, 1 मिनट, ये खराज है। खराज का मतलब हुआ भूमि कर। खराज होता है भूमि कर। और घरी कर क्या होता है? गृह कर। हाउस टैक्स आप देते हैं, ये गृह कर है। और चरी कर क्या होता है कि दुधारू पशुओं पर भी कर लगाता था। दुधारू पशुओं पर कर। ठीक है। तो ये 4 प्रकार के जो कर हैं ये गैर मुसलमानों से लेता था। और अब ये एक शब्द आया है मसाहत। मसाहत क्या होता है? तो मसाहत ये था कि इसने भूमि की माप करवाई। क्या करवाई इसने? इसने भूमि की माप करवाई। और ये जो भूमि की माप करवाई गई, इसी को मसाहत कहा गया। इसी को क्या कहा गया? मसाहत। ये प्रश्न पूछता है तो इसने मसाहत करवाई, मतलब भूमि की माप करवाई, जिससे और बेहतर राजस्व आ सके और कृषि भूमि का विस्तार हो सके। तो मित्रों, ये वाली जो एक चीज और है इसमें मैं ऐड कर दूं
कि इसके लिए इसने एक विभाग ही स्थापित कर दिया जिसका नाम है दीवान ए मुश्तखराज। क्या? दीवान ए, यहाँ मैं लिखता हूँ दीवान ए मुश्तखराज। ये विभाग ही इसने स्थापित कराया और इसमें इसने योग्य व्यक्तियों को, ईमानदार व्यक्तियों को रखा, कहीं ये पैसे के चक्कर में ज़मीन इधर उधर न कर दें, तो इसलिए इसने एक अलग विभाग ही बनवा दिया। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक ये है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको तो पढ़ना सबसे ज़रूरी है। बाजार नियंत्रण की नीति, और यही नीति है जो इसको फेमस करती है। ये जो ये है, देखो इसको समझते हैं। वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण। इसके समय में जो वस्तु है ये, या जो आवश्यक वस्तु के मूल्य हैं, वो क्या हो जाते हैं? वो अस्थाई हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये अस्थाई। तो आप कहोगे अस्थाई का मतलब इसके पूरे शासनकाल के दौरान इसका कीमत न कभी बढ़ा और न कभी घटा। यानी 5 रुपए किलो अगर आटा है तो जब तक ये शासन करता है तब तक 5 किलो आटा है। ये तो अपने आप में बहुत बड़े आश्चर्य की बात है ना। तो इसको कैसे ये करता था? अच्छा, ये करता क्यों था? इसलिए करता था कि मैंने बताया इसको सेना चाहिए, और सेना के लिए क्या चाहिए? वेतन है। महंगाई अगर ज़्यादा होगी तो वेतन क्या होगा? मुश्किल से घर का गुजारा होगा। अब इसकी चिंता है कि इस कदर आप महंगाई को नियंत्रण करो कि सेना की, सिपाही की सभी आवश्यक चीज़ें पूरी हो जाए, सभी आवश्यकता क्या हो जाए? पूरी हो जाए। तो यही कारण है कि ये इन पर कड़ाई से नियंत्रण करता है। ठीक है। दूसरा हमने रखा कि वितरण की व्यवस्था, कैसे इन पर नियंत्रण करता था, कैसे क्या चीज़ें करता था। देखो क्या है कि इसने एक लिस्ट लगाई और उस लिस्ट में उसने सभी मूल्यों के दाम लिख दिए, और ये भी नियम बना दिया कि कोई भी व्यक्ति जो है इससे जो ज़्यादा है वो मूल्य नहीं ले सकता। ओहो, इससे ज़्यादा मूल्य क्या है? वो नहीं ले सकता। तो इसके लिए पूरी की पूरी इसके पास पूरा सिस्टम था, इसके पास पूरी इसकी व्यवस्था थी। आइए हम उस व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। क्या व्यवस्था है इसके यहाँ? ये देखिए, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ मैं, आपको दिखेगा। ओके, चलिए, क्या व्यवस्था है? इसमें एक शब्द आया है सराय अदल, कई चीज़ें हैं। तो इसमें जो शब्द है सराय अदल, सराय अदल का अर्थ होता है कि सरकारी बाजार। उसने अपने प्रांत में कई जगह पर सरकारी बाजार जो है वो खुलवा रखे थे, और वहाँ पर जो चीज़ें मिलती थी वो पूरे राज्य में उसी दाम पर जो है पूरे राज्य में वस्तु को मिलना होता था। तो पूछा जाता है कि सराय अदल क्या है, तो आप बताओगे कि सराय अदल जो है वो सरकारी बाजार है। अब एक शब्द और आ गया, वो शब्द है दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत एक तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता था। जैसे बाहर से किसी, जैसे ये बाहर के, ये दिल्ली है, ये बाहर के व्यापारी हैं, मुस्लिम व्यापारी हैं, इवन मुस्लिम व्यापारियों को ही जगह मिलती थी। अब क्या है कि ये अगर यहाँ आके व्यापार करना चाहते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा किस पे? दीवान ए रियासत पर। समझ में आया? आइए हम लोग बात करते हैं सदर ए रियासत। तो सदर ए रियासत क्या होता था? ये एक अधिकारी है, ये एक अधिकारी है और ये ही पूरे बाजार का संचालन करता है। तो आप इसके आगे क्या लिख सकते हो कि ये संचालन अधिकारी है। क्या है ये? संचालन अधिकारी। अब आता है शब्द सहना, बरीद और मुन्हिया। सदर ए रियासत के अंतर्गत, सदर ए रियासत के अंतर्गत ये 3 अधिकारी आते थे। शहना,
बरीद और मुनिया। सहना क्या होता था कि अब ये देखो, ये सदर ये रियासत क्या है, ये है संचालक। सहना क्या होता था, बाजार का निरीक्षक, ये निरीक्षण करता था कि बाजार कैसा चल रहा है। बरीद के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था कि बरीद क्या होता है, बरीद गुप्तचर होता है। ठीक है, गुप्तचर का अधिकारी होता है। ध्यान देना, मैंने बताया है कि जब उसने गुप्तचर विभाग की स्थापना बलबन ने की तो हमने कहा कि इसके अधिकारियों को, ये शब्द मैंने प्रयोग किया है, इसके अधिकारियों को क्या कहा जाता है, बरीद। अब आया दूसरा शब्द कि ये मुनिया किसको कहते हैं। आपको पता है मुनिया, मुनिया गुप्तचरों को कहते हैं। किसको कहते हैं, गुप्तचरों को। तो ये वाक्य और इनके आगे इनके क्या अर्थ हैं ये भी आप जान लो। अब एक वाक्य आता है सहना ए मंडी। सहना ए मंडी होता था बाजार का दरोगा। कौन होता था, बाजार का दरोगा। चलिए देखिए, इतनी जानकारी मित्रों हमने आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में दी, और यकीन करिए अगर सवाल आना होगा तो इतने में ही आएगा। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो शासक आते हैं वो कमज़ोर शासक आते हैं। अब मैं वही आपको बता देता हूँ कि कौन कौन शासक आता है। इसके बाद शासक बनता है शिहाबुद्दीन उमर। कोई विशेष काम नहीं करता, तो हमारे काम का नहीं। फिर आता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ये शासक थोड़ा ठीक ठाक बनता है। ये जैसे ही शासक बनता है तो ये देवगिरी की विजय कर लेता है। जब इसने देवगिरी को जीता तो थोड़ा सा भाई क्या हो गया, अपने को विद्वान शक्ति संपन्न समझने लगा, और बाद में इस विजय के बाद ये हो जाता है विलासी, विलासी प्रवृत्ति का हो जाता है। और इतना विलासी हो जाता है कि ये स्त्रियों के वेश धारण करके, देखिए स्त्रियों का वेश धारण करके कहाँ बैठता है, दरबार में बैठने लगता है। और इतना ही नहीं, देखा उलेमा लोग ज़्यादा टोका टोकी कर रहे हैं तो उन्होंने कहा सुनो उलेमा, मैं स्वयं खलीफा हूँ, तुमको हमारी बात माननी चाहिए। तो इसने क्या कर दिया, इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। तो ऐसे ऐसे शासक भी आपको मिल जाएंगे कि थोड़ी सी सफलता मिली नहीं तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो मुबारक शाह खिलजी जो है ये प्रारंभ में तो अच्छा शासक होता है, लेकिन बाद में इसकी बुद्धि पलट जाती है। और आप देख रहे हैं कि ये क्या करता है, खुद को ही खलीफा बनाने लगता है। मैंने खलीफा बताया है कि इस्लामिक जगत का वह व्यक्ति जो पैगंबर के बाद सर्वाधिक शक्तिशाली होता है वो क्या होता है, खलीफा होता है। और सिंध पर जो आक्रमण हुआ, जो मैंने आपको आक्रमण पढ़ाया था, उसमें भी खलीफा का कितना रोल है। जब मोहम्मद बिन कासिम आया, तो जो चीज़ें मैं पीछे पढ़ा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, उसको क्या करना चाहिए, उसको जानना चाहिए। अब देखो क्या है कि जब ये ज़्यादा पगलई करने लगा तो खुसरो शाह नाम का एक व्यक्ति इसकी हत्या कर देता है। क्या नाम है उसका, खुसरो शाह। और स्वयं को ये क्या कर लेता है, सुल्तान घोषित कर लेता है। ये कन्वर्टेड मुस्लिम है, ये कन्वर्टेड मुस्लिम है। और पहले ये हिंदू था, ये गुजरात का था। और अलाउद्दीन खिलजी जब 1305 ईस्वी में जब मालवा जाता है तो इसको दास के रूप में लेके आता है। फिर ये इस्लाम स्वीकार कर लेता है। तो 1316 ईस्वी में जब ये गद्दी पर बैठता है तो इस तरीके गद्दी पर ये बैठता है तो इसको क्या कहा गया, ये कन्वर्टेड मुस्लिम है। और ये भी कमज़ोर नहीं था। अगर उसने खुद को खलीफा बोला तो इसने कहा कि मैं पैगंबर का सेनापति हूँ। मैं क्या हूँ, पैगंबर का सेनापति हूँ। ये वीर व्यक्ति था। इसने वारंगल पर भी आक्रमण किया, इसने आक्रमण किया देवगिरी पर भी। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे लोग इससे नाराज हो जाते हैं। और नाराज होने के बाद क्या होते हैं कि
लोग कहते हैं कि इस्लाम खतरे में है। यद्यपि ये योग्य था, क्योंकि मुबारक शाह ने जितने काम किए वो इसी के दौरान किया। यद्यपि ये योग्य था, फिर लोग कहने लगते हैं उलेमा लोग कि भाई कन्वर्टेड मुस्लिम है, क्या पता कल इसकी निष्ठा बदल न जाए। तो इसीलिए वो कहते हैं कि ठीक है, ये इस्लाम अब खतरे में है, अब हम लोग क्या करेंगे। ये यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक है, ये बहुत वीर व्यक्ति है, ये दीपालपुर, ये उधर ही रहता है। गयासुद्दीन तुगलक जो है दीपालपुर का राज्यपाल है, ठीक है, दीपालपुर पंजाब में है। तो ये दीपालपुर का राज्यपाल है। इसको बुलाते हैं ये उलेमा लोग और कहते हैं कि भैया आप आओ, इस काफिर को मारो, क्योंकि कन्वर्टेड है वो, उसको अपने यहाँ का जब है ही नहीं तो उसको माने क्यों। इस्लाम खतरे में है, ऐसा ये नारा देते हैं। तो ये गयासुद्दीन तुगलक आता है और सुल्तान खुसरो शाह की हत्या करता है। तो हम लोग आज भैया पूरा कर लिए अलाउद्दीन खिलजी को, और कल हम बात करेंगे तुगलक वंश की। तो धीरे धीरे हम मध्यकालीन इतिहास को पूरा करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि इससे बाहर प्रश्न पूछेगा ही नहीं। मैं तो इतने ऊपर से आपको पढ़ा रहा हूँ कि अगर छोटी मोटी परीक्षा एसएससी हो जाए, लोअर पीसीएस हो जाए, वो सब आप क्रैक कर लोगे। तो हम अगली स्लाइड में मिलेंगे, कल मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।